ये क्लास तो अपन करते हैं, वो लोग रिकॉर्डेड देख लेंगे। पहले ये बताओ मेरी वॉइस क्लियर है और वीडियो क्लियर है ना दोनों साइड से? बताओ मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं है। दूसरा देखो कि आपको वीडियो क्लियर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। दोनों में यस का ऑप्शन दो। अच्छा दोनों सही है, चलो फिर ठीक है। देखो एक बार अपन पहले ये पढ़ते हैं कि कल क्या क्या था। कल की क्लास समझ में आई? होपफुली आप सभी को कल की क्लास समझ में आई होगी। तो उसके नोट्स के बारे में आपको क्या है, मतलब नोट्स में आपको कैसे दूं, या फिर कल जैसे क्लास में लिखा था वो ठीक है, या फिर पीडीएफ की फॉर्म में? कैसा चाहिए आपको नोट्स? आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगी, और यदि आपको पीडीएफ नहीं चाहिए और वैसा चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैं दे दूंगा। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरी जो मतलब ऑफलाइन क्लासेस चल रही है उनके मतलब मैं आपको पीडीएफ दे दूं हर चैप्टर की, और अपन यहाँ पे कैरी ऑन करते हैं ना। बाकी यहाँ पे अपन समझते हैं हर चीज को, और यदि आपको कोई इश्यू है, हाँ यही करेंगे। वहां पे जो मैं क्लास नोट्स लिखा रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पे हैंड ओवर कर दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में। आप उनको प्रिंट आउट निकालो या फिर आप खुद से हैंड रिटन बना सकते हैं उनसे, वो कोई इश्यू नहीं होगा अपने, है ना। चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। तो देखो अपन ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था। एक बार मैं रिवीजन कर रहा हूँ आज, होपफुली आपको सही दिख रहा होगा ना। देखो अपन ने क्या समझा था, अपन ने आवेश के बारे में बात की थी, है ना। अपन ने आवेश के बारे में बात की थी। तो आवेश किसके लिए जिम्मेदार है? आवेश है विद्युत चुंबकीय बल लगाने के लिए। यदि आपको विद्युत चुंबकीय बल लगाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास आवेश होना चाहिए। ये कंपलसरी कंडीशन है, ये जरूरी कंडीशन है। विद्युत चुंबकीय बल तभी लगेगा जब किसी वस्तु के पास क्या होगा? आवेश होगा। जैसे एक दूसरा बल होता है, उसको अपन बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए किसी वस्तु के पास क्या होना चाहिए? किसी वस्तु के पास क्या होना चाहिए? भार होना चाहिए, भार या द्रव्यमान होना चाहिए। यदि किसी वस्तु के पास भार या द्रव्यमान है उसका मतलब है कि वो गुरुत्वाकर्षण बल लगा सकता है। उसी तरीके से यदि किसी वस्तु के पास आवेश है उसका मतलब है विद्युत चुंबकीय बल लगा सकता है। अब देखना, विद्युत चुंबकीय बल है वो दो बल है, एक साथ दो बल है ना। एक तो है विद्युत बल और दूसरा है इसमें चुंबकीय बल। तो आपको ये समझना है, यहाँ पे आपके शुरू के 3-4 चैप्टर विद्युत बल पे हैं, उसके बाद में आपके चुंबकीय बल और विद्युत बल दोनों पे हैं। देखो यदि मेरा आवेश एक जगह स्थिर है, मतलब आवेश अपनी जगह पे स्थिर है, हिल नहीं रहा है, तो वो कौन सा बल लगाएगा? तो उस केस में वो लगाएगा विद्युत बल, ठीक है। और यदि मेरा आवेश गतिमान है, गतिमान है मतलब उसकी कुछ ना कुछ चाल होगी, जैसे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है या फिर कितनी की स्पीड से भी चल रहा है, यदि मेरा आवेश गतिमान है तो वो दो बल लगाएगा, वो विद्युत बल भी लगाएगा प्लस चुंबकीय बल भी लगाएगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। सबसे पहले ये देखना है कि अपन पूरी इस फिजिक्स फर्स्ट में ऑलमोस्ट लगभग सारे चैप्टर में अपन किसकी बात करेंगे? अपन या तो विद्युत बल की बात करेंगे या चुंबकीय बल की बात करेंगे। और अपन को ये पता होना चाहिए कि इन दोनों बलों के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? आवेश। यदि किसी वस्तु के पास आवेश है उसका मतलब ये है कि वो विद्युत बल भी लगा सकता है और चुंबकीय बल भी लगा सकता है ना। अब देखना, तो अपन ने आवेश की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी कि आवेश क्या होता है। देखो आवेश की सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई थी कि आवेश एक सदिश अदिश राशि है ना। आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या है कि अपन एक जो भी आज तक गणित तक पढ़ते हैं, इसका मतलब अपन बीज गणितीय, योग या फिर प्लस माइनस सब कुछ कर सकते हैं ना। दूसरा मैंने बताया था कि इसका मात्रक क्या है, ऐसा ही मात्रक क्या है आवेश का, तो वो है कूलाम, ठीक है। और फिर मैंने एक दूसरा मात्रक भी बताया था, दूसरा मात्रक बताया था मैंने धारा से। धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा टाइम, आवेश बटा समय। तो यहाँ से मेरे को आवेश बराबर क्या मिल गया? धारा इंटू समय, है ना। धारा इंटू समय, ठीक है। धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक होता है एम्पियर, जिसको अपन ए में लिखते हैं, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। इतना आया समझ में? ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने विमा निकाली थी इसकी, कि विमा क्या होती है आवेश की। तो देखो विमा अपन यहाँ से निकालेंगे। आवेश ने अपन ने अभी क्या निकाला? धारा इंटू समय, ठीक है। धारा को अपन किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? एम्पियर में ना। एम्पियर, इसको हिंदी में एम्पियर लिख लो, इसको सेकंड लिख लो। तो इसकी विमा आ गई A1 इंटू T1, ठीक है। अपन विमा के लिए कौन कौन सी क्वांटिटीज लेते हैं, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज लेते हैं, कौन कौन सी भौतिक राशियां लेते हैं? जो अपन 7 भौतिक राशियां आप लोगों ने 11th के सेकंड चैप्टर में पढ़ी होगी कि अपने पास 7 भौतिक राशियां वही लेते हैं। जैसे आपके पास द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए आप M लोगे, ठीक है। आपके पास समय है, समय के लिए आप T लोगे, ठीक है। आपके पास धारा है, विद्युत धारा है, उसके लिए आप A लोगे। आए समझ में? ऐसे ही लेते हैं। जैसे अपने पास लंबाई है, लंबाई के लिए आप L लोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपने पास जो आवेश है, आवेश आवेश जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7 भौतिक राशियां उनमें नहीं है, तो आवेश किससे मिलकर बना है? आवेश मिलकर बना है धारा इंटू समय से। धारा अपनी जो भी है वो अपनी मूलभूत राशियों में एक है, 7 में से एक है, तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर और समय का हो जाएगा सेकेंड। तो ये अपन ने इसकी विमा निकाल ली थी, ठीक है। उसके बाद में अगला देखो, मैंने आवेश के बारे में बताया था कि आवेश के प्रकार कितने हैं। तो आवेश के प्रकार हैं दो, एक है धनात्मक आवेश, दूसरा है ऋणात्मक आवेश।
ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा था कि इनके बीच लगने वाला बल कौन सा है। यदि दो धनात्मक आवेश हैं या फिर दो ऋणात्मक आवेश हैं, कल मैंने लिखा था कि समान तरह के आवेश हैं तो उनके बीच लगने वाला बल है प्रतिकर्षण का बल, है ना, उसको बोलते हैं अपन रिपल्शन फोर्स, यानी एक दूसरे को भगाएंगे। जैसे मेरे पास ये कोई धनात्मक आवेश है और उसके पास दूसरा धनात्मक आवेश है, तो ये आवेश इस आवेश पे इधर बल लगाएगा और ये वाला आवेश इस आवेश पे इधर बल लगाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यदि विपरीत आवेश है, मतलब एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है, तो लगने वाला बल कौन सा होगा, उस केस में मेरे पास लगने वाला बल होगा आकर्षण का बल। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखना, जो अपन ने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा था आपने, और अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय बल, ये फर्क समझा रहा हूँ, आप समझना ना। देखो गुरुत्वाकर्षण का बल एक ही तरह का बल होता है, वो कौन सा बल होता है, वो होता है आकर्षण का बल। जबकि यहाँ पे मैंने बताया कि जो, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा होता है, वो होता है आकर्षण का बल। जबकि विद्युत चुंबकीय बल कौन सा होता है, इसमें आकर्षण बल भी रहता है प्रतिकर्षण बल भी रहता है। कोई बताएगा ऐसा क्यों? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अपना जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सिर्फ आकर्षण का बल है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दो तरह के बल लगा सकते हैं। ऐसा क्यों? कोई कमेंट कर सकता है या फिर कोई बोल सकता है, लिख सकता है, बता सकते हो? कोई कोशिश करो आप में से। क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा मैंने? कि अपन ने जितने भी मूलभूत बल है अपने प्रकृति के, चार मूलभूत बल है, उनमें से दो मेन यही है, गुरुत्वाकर्षण एंड विद्युत चुंबकीय बल। मैंने पूछा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल रहता है उसको एक ही तरह का रहता है, वो है आकर्षण बल, जबकि विद्युत चुंबकीय बल दो तरह के बल रहते हैं। कभी वो आकर्षण बल है, कभी वो प्रतिकर्षण बल है। ऐसा क्यों? मतलब इसके पीछे का कारण क्या है, कोई बता सकता है? मतलब गुरुत्वाकर्षण बल प्रतिकर्षण का बल क्यों नहीं लगा पाता? हाँ नहीं पता, ओके। तो देखो गुरुत्वाकर्षण बल लगाने के लिए किसी भी वस्तु के पास क्या होना चाहिए, भार होना चाहिए, और भार हमेशा एक ही होता है, भार कभी धनात्मक नहीं होता, कभी ऋणात्मक नहीं होता, भार हमेशा एक ही रहता है। जबकि विद्युत चुंबकीय बल लगाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आवेश होना चाहिए। तो आपको पता है कि आवेश के प्रकार कितने, दो, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो यहाँ पे दो बंधों की वजह से आवेश को अपन दो भागों में तोड़ रहे हैं, इसी कारण दो बल लगेंगे, एक आकर्षण बल एक प्रतिकर्षण बल। यदि भार भी को भी अपन धनात्मक या ऋणात्मक में तोड़ पाते तो अपने पास दो बल लगते, लेकिन अपन ऐसा नहीं होता है, भार हमेशा एक ही रहता है, वो हमेशा धनात्मक ही रहता है, तो अपने पास लगने वाला बल कौन सा होगा, वो होगा आकर्षण बल, ठीक है। चलो देखो आगे नेक्स्ट। फिर अपन ने आवेश के बारे में कुछ और पढ़ा था, पहली चीज पढ़ी थी कि आवेश की योजकता। योजकता के बारे में आपको समझ में आया होगा कि आप जैसे मेरे पास कोई भी निकाय है, उसमें कितने भी आवेश हैं, जैसे मेरे पास 5 कूलाम है, 10 कूलाम है, -3 कूलाम है और +10 कूलाम है ना। तो आपको पूछे कि इस निकाय में कुल आवेश कितना है, तो सारे आवेशों को जोड़ दो, 5 + 10 + 10 -3, तो आपको आवेश मिल जाएगा। हाँ ये सही बताया आपने, यही होगा ना। योजकता समझ में आई कि योजकता में क्या है कि ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण है क्योंकि जो अपना आवेश है वो कौन सी राशि है, आवेश अपनी अदिश राशि है। चलो ठीक है, इससे पहले मैं आपको सदिश के बारे में एक चीज बता देता हूँ, वो आपको याद रखना है। देखो यदि कोई भी राशि अदिश है उसका मतलब है कि उसमें अपन जोड़ेंगे कैसे, सिंपल जो बीजगणित अपन यूज करते हैं उससे अपन जोड़ या घटा देंगे, ठीक है। लेकिन इन केस मान लो आपके पास कोई भी राशि है वो सदिश राशि है, जैसे मेरे पास दो सदिश राशि है, पहली राशि है ये वाली और दूसरी राशि है ये वाली, और इन दोनों के बीच का कोण है थीटा। ये वाली सदिश राशि है ए, ये सदिश राशि है बी, ये वाली चीज आपको लिखना है ना। तो मेरे को इसका परिणाम निकालना है, रिजल्टेंट इसका किधर आएगा, ए और बी। मेरे पास रेड मार्कर भी है, तो देखो ए और बी का परिणाम कुछ इधर आएगा ऐसा, ये होगा आर, ठीक है। तो अपन को दो चीज निकालनी है आर की, एक तो आर की दिशा निकालनी है, ये आर लिखा है इसका मतलब ये है कि एक तो आर का मैग्नीट्यूड होगा, आर का परिमाण होगा, दूसरा इसकी दिशा निकालनी है अपन को, कुछ एंगल निकालना है अल्फा, अल्फा ये वाला एंगल है जो ऐसे बना रहा है। तो देखो इसका एक फॉर्मूला रहता है, उसको आप मतलब तीन तरीके से जोड़ सकते हो ना। पहला तो ये है कि आपने वो देखा होगा जो त्रिभुज का अपन यूज करते हैं कि दो, एक का टेल एक का हेड से यूज करना ना। उसके लिए भी एक सीधा फॉर्मूला लिखो, यदि आपके पास दो सदिश हैं, ए वेक्टर और दूसरा है बी सदिश, तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना, उसके लिए फॉर्मूला है कि जो भी आपका आर आएगा, आर बराबर होगा √ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इंटू कोस थीटा, ये लिख लो। और ये जो अल्फा कोण रहेगा, टेन ऑफ अल्फा बराबर रहेगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ये वाला एक फॉर्मूला लिख लो। उसके बाद में मैं आपको बताऊं वेक्टर को रिजोल्व कैसे करते हैं, ये दूसरे तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। देखो आपके पास दो सदिश हैं तो आप उनका बीजगणितीय योग नहीं कर सकते, उसके लिए अपन को एक अलग ही तरह का फॉर्मूला चाहिए होगा।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ आपने सही लिखा है, 2ab कोस थीटा है, ठीक है, ठीक है। और ये अल्फा कितना होगा, बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी कोस थीटा। एक तो ये तरीका है जो अपन दो सदिश के लिए कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लिया होगा शायद आप सभी ने, नहीं लिखा है तो लिख लो, ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। अभी अपन जब कुलाम्स नियम पढ़ेंगे, कुलाम्स नियम का जब अपन सदिश रूप पढ़ेंगे, तब ये वाला फॉर्मूला आपको काम आएगा। उसके बाद में मैं दूसरा तरीके से भी बताता हूं, देखो। एक तो ये तरीका है, मान लो मेरे पास तीन सदिश आ गया, एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। मेरे इन तीनों का परिणाम ही निकालना है। तो एक तो तरीका ये है जो अभी मैंने आपको सिखाया कि आप ए और बी का परिणाम ही निकालो, ऐसा कुछ इस दिशा में आएगा R1। फिर आप बी और सी का परिणाम ही निकालो, वो कुछ ऐसा आएगा। ए और बी का परिणाम ही निकाला, फिर R1 प्लस सी का परिणाम ही निकाला, वो मान लो कुछ R2 आएगा। तो आपको दो काम करना पड़ेगा, सबसे पहले ए और बी का परिणाम ही निकालना पड़ेगा R1, फिर सी और R1 का परिणाम ही निकालना पड़ेगा, वो होगा R2, ठीक है। तो ये क्या है, मेथड लंबा हो जाता है। जब आपके पास मान लो ये अभी तीन ही दिए मैंने, हो सकता है मेरे पास चार सदिश हो, एक ये होगा, इधर डी हो, मान लो एक ई हो, तब आप कैसे सदिश को सोल्व करोगे। हाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो देखो, यदि मेरे पास मतलब दो से ज्यादा सदिश हैं, तो ये जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था वो सिर्फ दो सदिशों के लिए बहुत ही मददगार रहता है। लेकिन यदि आपके पास दो से ज्यादा सदिश है तो ये वाला फॉर्मूला उतना कारगर नहीं रहता है, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए अपन करते हैं वेक्टर को रिजोल्व। वेक्टर का रिजोल्व करने से क्या मतलब है, देखो, अब जब भी सदिश में काम करो तो सबसे पहले आपको अपना निर्देशांक सिस्टम चूज करना रहता है। निर्देशांक सिस्टम समझते हो, ये निर्देशांक सिस्टम होता है, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, और यदि आपको 3 डायमेंशन में जाना है तो आइए आपका जेड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ज्यादातर अपन दो में ही काम करेंगे, दो दिशा में ही काम करेंगे, लेकिन यदि आपको तीन है तो ये एक्स वाई और ये जेड रहेगा, ठीक है। तो देखो, सदिश के लिए सबसे पहले आपको निर्देशांक सिस्टम फिक्स करना रहता है कि ये मेरा निर्देशांक सिस्टम है और मैं ये निर्देशांक सिस्टम काम में लूंगा, ठीक है। तो देखो, अब मेरे पास दो सदिश थे, इसको मैं बड़ा बना लेता हूं। ये अभी आपको पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कूलाम का नियम, और कूलाम का नियम अपन दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कि एक कूलाम के नियम का परिमाण निकालेंगे और दिशा अपन मैन्युअली निकालेंगे, अलग से निकालेंगे। दूसरे तरीके से कूलाम पढ़ेंगे कि अपन सदिश रूप में पढ़ेंगे। उसका मतलब ये है कि अपन एक में ही उसकी दिशा निकाल लेंगे प्लस उसका परिणाम साथ में निकाल लेंगे। देखो, मेरे पास दो सदिश है, पहला वाला सदिश मान लो इस दिशा में है ए, ये वाला इस दिशा में है। दूसरा वाला सदिश है बी, बी मान लो इस दिशा में है, ये है मेरा बी, ठीक है। और आपको परिणाम निकालना है, ए और बी का रिजल्टेंट निकालना है कि ए और बी का रिजल्टेंट आर क्या होगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो, ये वाला एंगल मान लो ये थीटा है, बी जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से वो है थीटा। तो अपन उसके लिए क्या करेंगे, इस वेक्टर को रिजोल्व करेंगे। रिजोल्व करने का मतलब है कि कोई भी सदिश है, कोई भी सदिश दो 90 डिग्री के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, दो 90 डिग्री के कंपोनेंट से मिलकर बनाता है। उसका मतलब ये है कि बी सदिश को आप दो भागों में तोड़ सकते हो, बी सदिश को आप दो भागों में तोड़ सकते हो, और वो दोनों भाग एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे। तो देखो, एक भाग इस पे लंब डालो तो ये वाला भाग मिल जाएगा मेरे को बी कोस थीटा, दूसरा वाई एक्सिस पे लंब डालो तो ये मिल जाएगा मेरे को बी साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने बी सदिश को दो भागों में तोड़ लिया, एक तो एक्स एक्सिस में, दूसरा वाई एक्सिस में, ठीक है। अब देखो, मेरे को परिणामी सदिश निकालना है, तो परिणामी सदिश एक्स मेरा ए है, वो एक्स दिशा में है। तो देखो, ए प्लस एक्स दिशा में अपन को एक दूसरा कंपोनेंट क्या मिला है, बी कोस थीटा, तो इसको मैं लिखूंगा प्लस बी कोस थीटा। कौन सी दिशा में मिला है, एक्स दिशा में, तो हमेशा आई कैप लिखेंगे। आई कैप क्या है, आई कैप एक एकांक सदिश है जो एक्स दिशा को बताता है, प्लस, ठीक है। वाई दिशा में मेरे को सदिश मिला है, हाँ बिल्कुल मिला है, कौन सा मिला है, बी साइन थीटा। उसकी दिशा क्या है, उसकी दिशा है जे कैप, जे कैप का मतलब है वाई दिशा में, ठीक है। इतना है समझ में। देखो, अब मैं दो से ज्यादा सदिश लेता हूं तब आपको समझ में आएगा ज्यादा। सबसे पहले मैं अपना निर्देशांक सिस्टम चूज करूंगा कि ये वाला निर्देशांक सिस्टम है। निर्देशांक सिस्टम चूज करने का मतलब ये है, सर ये कैसे तोड़ते हैं, ये कैसे तोड़ते हैं अभी बताता हूँ ना। देखो, मान लो ये मेरे पास कोई भी सदिश है, ये मान लो आप मेरे पास सदिश है बी, ठीक है। बी जो एक्स एक्सिस से कोण बना रहा है वो है थीटा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लंब डालना है, ठीक है। आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ये आपका एक त्रिभुज बन जाएगा ऐसा, ये देखना, ये आपका एक त्रिभुज बन जाएगा थीटा।
ठीक है। तो इसमें कोस थीटा बराबर वो लाल बटा कक्का वाला फॉर्मूला पता होगा, एल एल बटा के ए। तो यहाँ से मेरे को कोस थीटा बताओ, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। ठीक है, कर्ण की वैल्यू क्या है मेरे पास, बी है। आधार कौन सा है, ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू आधार है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ ना, ये वाले आधार। तो अपन वो आधार की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखो आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण इंटू कोस थीटा। कर्ण कितना है बी, ये हो जाएगा कोस थीटा। तो मेरे को एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, बी कोस थीटा। ठीक है, अब देखो मैं दूसरा यहाँ से लंब डालूंगा, इस पे लंब डालूंगा, तो मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए। ये यदि मेरे पास थीटा है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। फिर ये अपना त्रिभुज बन गया, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो यहाँ पे देखो यदि आप कोस थीटा लगाओगे, कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार, आधार क्या है इस केस में, ये वाला आधार है। क्या समझ में आ रहा है ना सबको, कोस थीटा आधार कौन सा, आधार ये वाला मान लो, इसको मैंने y मान लिया। तो आधार क्या है y बटा कर्ण कितना है इस केस में b। तो कोस थीटा की जगह क्या होगा, कोस 90 माइनस थीटा होगा। अपने पास अभी कोण कितना है 90 माइनस थीटा, तो कोस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर बन जाएगा y बटा b। तो y मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे, y बराबर मिलेगा b साइन थीटा। तो ये मेरे को मिलेगा b साइन थीटा। आया समझ में। तो देखो किसी भी सदिश को अपन दो भागों में, कोई भी सदिश हमेशा दो 90 डिग्री के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कोई भी सदिश को आप दो 90 डिग्री के कंपोनेंट में तोड़ सकते हो, किसी भी सदिश को आप तोड़ सकते हो। ये अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन चाह रहे हैं कि अपने सदिश को ऐसा तोड़ें कि वो एक्स डायरेक्शन में मिल जाए और वाई डायरेक्शन में मिल जाए। ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं, तो अपने आसानी हो जाएगी। अब देखो मैं एक अगला एग्जाम्पल बताऊंगा, उससे सब कुछ समझ में आएगा। देखो ये सबसे पहले मैंने अपना निर्देशांक सिस्टम चूज किया, ये वाला मेरा निर्देशांक सिस्टम है। इसका मतलब ये मैंने एक्स एक्सिस लिया है और ये मैंने वाई एक्सिस लिया है। देखना अब मेरे पास तीन सदिश हैं, ये है ए, ये है बी और ये है सी। देखना क्वेश्चन समझना मैं क्या कर रहा हूँ ना। देखो तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस तीनों सदिशों को मेरे को जोड़ना है। तो पहला तरीका तो ये है जो मैंने सबसे पहले बताया था कि ए और बी का आप रिजल्टेंट निकालो। वो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा R1, इसको R1 नाम दे दिया। अब देखो पहला तरीका क्या है कि मैं ए और बी का अपन को रिजल्टेंट निकालूंगा, वो कुछ R1 आएगा। फिर सी और R1 का मैं कुछ रिजल्टेंट निकालूंगा, वो मान लो कुछ ऐसा आएगा, वो R2 आएगा। ठीक है, तो ये मेरे को माथाफोड़ी नहीं करनी है हर बार की, हर बार मैं वो फॉर्मूला लगाऊं उतना बड़ा लगाऊं, ये जरूरी नहीं है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं इन सारे सदिशों को एक्स वाई और जेड में तोड़ूं। लेकिन मेरे को पता है मेरे पास जेड नहीं है, मैंने एक्स और वाई दोनों लिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए को दो कंपोनेंट में तोड़ लूंगा। ये वाला कंपोनेंट ए का एक्स डायरेक्शन में मिल जाएगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए डैश। ठीक है, ए वाला कंपोनेंट मेरे को वाई डायरेक्शन में मिलेगा, इसको मैं डबल नाम दे देता हूँ ए डबल डैश। ठीक है, वो कंपोनेंट की अपन वैल्यू निकालेंगे। यदि आपको थीटा दिया हुआ रहेगा, ए की वैल्यू दी रहेगी, तो आप आराम से वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, अब देखो अब बी को भी मैं ऐसा ही करूंगा, एक्स डायरेक्शन में तोड़ूंगा और ये मेरे को मिल गया मान लो बी डैश। ठीक है, बी को फिर मैं वाई डायरेक्शन में तोड़ूंगा, मान लो ये मिल गया मेरे को बी डबल डैश। ठीक है, अब देखो सी को मैं तोड़ूंगा सबसे पहले, एक्स कंपोनेंट कितना होगा इसका सी डैश, वाई डायरेक्शन में कितना हो गया, इसको मैं बोल रहा हूँ सी डबल डैश। देखो अब मेरे पास क्या मिला है, एक्स डायरेक्शन में तीनों के कंपोनेंट मिल गए। एक्स का ए का कंपोनेंट है ए डैश, बी का कंपोनेंट है मेरे पास बी डैश और सी का कंपोनेंट है सी डैश। अब देखना ए डैश और बी डैश तो धनात्मक एक्सिस पे है, जबकि सी डैश है वो मेरा ऋणात्मक में है ना। तो देखो मेरे पास जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आर, उसके एक्स वाले कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, एक्स वाले कंपोनेंट होंगे देखो ए डैश प्लस बी डैश माइनस सी डैश होगा। क्यों होगा माइनस सी डैश, क्यों देखो इसका कंपोनेंट है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है ना, नेगेटिव एक्स दिशा में ऋणात्मक है, इसका कंपोनेंट ऋणात्मक है, इसलिए मैं माइनस सी ले रहा हूँ। प्लस इसके बाद में लिखाऊंगा यहाँ पे आई केप। आई केप का मतलब ये तीनों कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि इन तीनों को मैंने तोड़ लिया है। अब देखो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितने हैं, ए वाला कंपोनेंट हो गया ए डबल डैश प्लस बी वाला कंपोनेंट हो गया बी डबल डैश प्लस सी वाला कंपोनेंट हो गया सी डबल डैश। ये किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में, जे केप दिशा में। ये चीज आई समझ में या नहीं आई, एक बार बताओ। क्योंकि ये अभी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आगे अपन को सदिश रूप पढ़ना है कुलाम्स नियम का, गुलाम नियम से पहले की ये चीज है। आ गई, चलो ठीक है। अब एक बार आप खुद बताना, मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको खुद को सोल्व करना ना। आपको ए डैश बी डैश कुछ भी मानना है, जो मैं बता रहा हूँ वो मानना है और आपको एक बार खुद से ट्राई करना है। अब यहाँ पे मैं कंपोनेंट ज्यादा ले रहा हूँ, इसके लिए मैं बता रहा हूँ आप जो भी कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में लोगे उसको ए डैश लोगे, जो वाई डायरेक्शन में लोगे उसको डबल डैश से लोगे। जैसे ए का है तो उसको ए डैश, बी ए का वाई डायरेक्शन में कितना हो गया ए डबल डैश हो गया ना। अब देखना मेरे पास एक कंपोनेंट है, एक सदिश से ए इस दिशा में, बी इस दिशा में है,
सी मेरे पास इस दिशा में है, डी भी इस दिशा में है और ई भी इस दिशा में है। ठीक है, तो इन पांचों सदिशों का आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, वो निकाल के एक बार मेरे को आंसर दो, है ना। तो मेरे को बताओ x का कंपोनेंट कितना आएगा। x का कंपोनेंट है मतलब जितना भी कंपोनेंट आएगा उसके आगे मैं आई केप लगाऊंगा प्लस y का कंपोनेंट इंटू जे केप। ये एक बार ट्राई करके बताओ। आपको क्या करना है, ए का जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा दो कंपोनेंट में तोड़ना है, एक तो आ गया ए डेश, एक आ गया ए डबल डेश। ए डेश का मतलब है x कंपोनेंट, ए डबल डेश का मतलब है y कंपोनेंट। उसी तरीके से y का, ये अपन मान रहे हैं जब अपन के पास रियल में नंबर आएंगे तब आपको समझ में आएगा रियल नंबर, लेकिन अभी के लिए ऐसा मानना है बी डेश का मतलब है एक्स वाला कंपोनेंट, बी डबल डेश का मतलब है वाई वाला कंपोनेंट। ये क्वेश्चन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ये पता करना है कि कौन कौन से पॉजिटिव एक्स कंपोनेंट आएंगे, किस किसके माइनस एक्स के कंपोनेंट आएंगे। दूसरा आपको ये देखना है कि वाई के कंपोनेंट पॉजिटिव कौन कौन से आएंगे और वाई के कंपोनेंट नेगेटिव कौन कौन से आएंगे, और आपको सिर्फ प्लस माइनस करना है आई के प्लस जे के की फॉर्म। एक बार ट्राई करो खुद से, वरना फिर मैं बताता हूँ। ये चीज समझ में आ गई ना, पकड़ में आ गई ना, तो आप वेक्टर में कभी अटकोगे ही नहीं। आपको कितने भी फोर्स मिलेंगे, चाहे आपको कुछ भी मिलेगा ना, आप वेक्टर में कभी नहीं अटकोगे ना, सदिश में आप कभी नहीं अटकोगे। चाहे आपके पास एक ही बिंदु पे 10 आपके पास बल लग रहा है ना, तो आप नहीं अटकोगे, उनको आप तोड़ ताड़ के सही कर लोगे। करो मेरे को ये आंसर दो कि कौन कौन से धनात्मक कंपोनेंट आएंगे एक्स डायरेक्शन में और कौन कौन से ऋणात्मक कंपोनेंट आएंगे एक्स डायरेक्शन में। मेरे पास 5 सदिश हैं, ए बी सी और डी और ई। एक बार ट्राई करो खुद से। हर सदिश को 2 90 भागों में तोड़ना है ना, एक ऐसा तोड़ना है एक्स में, एक ऐसा तोड़ना है। बताओ। कौन आ गया? क्वेश्चन समझ में आया मेरा? क्वेश्चन आ रहा है समझ में कि क्या क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास 5 सदिश हैं ए बी सी डी और ई। तो आपको इनको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है आपका ना कि इन पांचों का परिणामी सदिश क्या होगा, है ना। उसके लिए आपको क्या करना है, हर सदिश को 2 भागों में तोड़ना है, एक्स डायरेक्शन में तोड़ना है, एक्स दिशा में तोड़ना है और वाई दिशा में तोड़ना है। फिर जो भी एक्स दिशा में आ रहे हैं उनको सबको जोड़ दो, जो वाई दिशा में आ रहे हैं उनको सबको जोड़ दो। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? सत्यप्रिया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चलो ठीक है, देखो मैं बताता हूँ ना, समझते हैं, दोबारा समझना है ना। तो मेरे पास जो भी सदिश आएगा परिणामी सदिश उसको मैं लिख रहा हूँ आर। ठीक है, कुछ कंपोनेंट आएंगे मेरे पास आई केप दिशा में एक्स दिशा में और कुछ कंपोनेंट आएंगे मेरे पास वाई दिशा में। ठीक है, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। देखना, ए को 2 भागों में तोड़ा, ये वाला कंपोनेंट मैंने ले लिया ए डेश, उसका मतलब है एक्स दिशा में कंपोनेंट मेरे को ए डेश मिला है, तो यहाँ पे मैं ए डेश लिख लूंगा। ठीक है, अब देखो इसको वाई दिशा में तोड़ा तो मेरे को मिल गया ए डबल डेश। ए डबल डेश की कोई वैल्यू होगी, जब अपन क्वेश्चन करेंगे तब अपन को समझ में आएगा वैल्यू क्या है। तो बताओ, ए डबल डेश की वैल्यू भी धनात्मक है क्योंकि ये प्लस वाई दिशा है और ये प्लस एक्स दिशा है। आंसर बोल के बता सकते हो, और यदि आपको वैसे लिखना है तो लिख के बता सकते हो, यदि बोलना आसान है तो बोल के बताओ, कोई सुनिए, कोई भी बोल के बता सकते हो। यदि आपको आंसर बोल के बताना है तो आप बोल के बता सकते हैं। हाँ बोलो, आप सत्यप्रिया बोलो। सर ए वन प्लस ए डैश प्लस ई डैश माइनस बी डैश माइनस सी डैश माइनस डी डैश। ओके, ए डैश प्लस ई डैश है ना? यस। ओके, फिर माइनस के बाद में माइनस बी डैश माइनस सी डैश माइनस डी डैश। अब आई रहेगा यहाँ, उसके बाद में फिर कोष्टक में रहेगा ऊपर जे वाला में। हाँ, जे वाला बताओ। जे कैप में ये बी डैश प्लस में रहेगा। हाँ, डी डैश प्लस, बी डबल डैश प्लस में रहेगा और ए डबल डी माइनस में, डी डबल डैश माइनस में रहेगा, ई डबल डैश माइनस में रहेगा, बाकी सब प्लस रहेगा। ओके ओके, आपने सही बताया ना। चलो देखते हैं आप। देखो ये इन्होंने बहुत बढ़िया ना, आपने बहुत बढ़िया आंसर दिया ना। यदि ये चीज आपके समझ में आ गई ना तो आप सदिश के रूप में कभी नहीं अटकोगे। और फिजिक्स में यदि आपने सदिश सीख लिया उसका मतलब ये है कि आपने एक बहुत बड़ा टूल सीख लिया है।
उसके बाद में फिजिक्स बहुत आसान हो जाती है यदि आपने सदिश सीख लिया। और अपन ज्यादातर क्वेश्चन है तो इसी मेथड से यूज करेंगे। ये देखना, अपन हर वेक्टर को रिजोल्व करेंगे, ये वाला करेंगे, क्योंकि वो लेंदी है। यदि आपके पास 2 सदिश हैं तभी वो यूजफुल रहता है, तभी वो काम आता है। अदरवाइज 2 से ज्यादा सदिश है तो अपन यही वाला तरीका यूज करेंगे। देखो, ए को मैंने 2 भागों में तोड़ लिया, तो मेरे पास जो भी रिजल्टेंट मिलेगा आर, उसका एक कंपोनेंट होगा आई के मतलब एक्स दिशा में, प्लस दूसरा कंपोनेंट होगा जे वाई दिशा में। ठीक है, अब देखो, ए का एक्स दिशा में धनात्मक मिलेगा ए डैश, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए डैश। बी का देखो, बी का इस दिशा में मेरे को ऋणात्मक मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा, ठीक है, तो माइनस बी डेस लिख लिया। अब सी का देखो, सी का भी ऋणात्मक मिलेगा क्योंकि नेगेटिव एक्सिस पे आ रहा है, तो माइनस सी डेस लिख लिया। ठीक है, डी का देखो, ये भी ऋणात्मक आ रहा है तो माइनस डी डेस लिख दिया। ई का देखो, ई का धनात्मक में आ रहा है, प्लस एक्स में आ रहा है, तो प्लस ई डेस लिख दिया। उसी तरीके से वाई कंपोनेंट देखो, ए का वाई कंपोनेंट प्लस वाई डायरेक्शन में आ रहा है तो ए डबल डेस लिख दिया, ये धनात्मक रहेगा। बी का देखो, बी का भी अपना प्लस वाई में आ रहा है तो बी डबल डेस लिख दिया। सी का देखो, सी का ऋणात्मक में आ रहा है तो माइनस सी डबल डेस। डी का देखो, वो भी ऋणात्मक में आ रहा है तो माइनस डी डबल डेश। ई का देखो, ई का भी ऋणात्मक में आ रहा है, इसका मतलब माइनस ई डबल डेश। ठीक है, मान लो इन सारों की वैल्यू मेरे पास आई 2 और इन सारों की वैल्यू आई मेरे पास 3, जोड़ कट पटा के मेरे पास 2 आई, तो आर मेरे पास कितना आया, आर मेरे पास आया 2 आई के प्लस 3 जे के। ठीक है, अब आपको इसका 2 चीज निकालना है, एक तो परिमाण निकालना है, परिमाण निकालना है आर बराबर क्या होगा। तो देखो, ये आपको आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे, देखो इसका परिमाण क्या होता है, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना रहता है 4, प्लस 3 का स्क्वायर कितना रहता है 9, ये इतना हो गया √13। ये मेरे को परिमाण मिल गया। अच्छा, दूसरी दिशा बतानी है, दिशा के लिए मैं हमेशा टेन थीटा निकालूंगा। टेन थीटा का मतलब है वाई वाला कंपोनेंट कितना है 3 बटा एक्स वाला कंपोनेंट कितना है 2, तो मेरे पास ये एंगल मिल गया। मेरे पास जो भी कोई आर वेक्टर आएगा, मान लो ये आर वेक्टर कुछ ऐसा आएगा, उसका ये वाला एंगल मिल जाएगा थीटा, थीटा ये मैं टेन थीटा से निकालूंगा। इसके लिए मैंने क्या किया, वाई वाला कंपोनेंट बटा एक्स वाला कंपोनेंट 3 बटा 2, और उसका परिमाण क्या आएगा, परिमाण आएगा √13। आया समझ में? होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसमें दिक्कत हो तो ये सदिश में एक बार आपको फिर से बता दूंगा, एक बार क्वेश्चन करके अच्छे से बता दूंगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। मेरे हिसाब से इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी, मैंने ऐसा बताया। चलो ठीक है, अब देखो अपन सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पढ़ते हैं, वो है अपना कूलाम का नियम। अब यहाँ से आपकी मतलब 12th की रियल में फिजिक्स स्टार्ट हो रही है, कूलाम का नियम, है ना। देखो कूलाम का नियम है क्या, अपन को ये पता है कि कोई भी आपके पास 2 आवेश हैं, एक धनात्मक है दूसरा धनात्मक है, तो ये लगने वाला बल क्या होगा। अच्छा समझ में आया, ठीक है। तो लगने वाला बल कौन सा होगा, वो होगा प्रतिकर्षण का बल। ठीक है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो लगने वाला बल होगा आकर्षण का। तो ठीक है, कूलाम ने ये बताया था कि ये बल एक्चुअल में होगा कितना, 10 न्यूटन होगा, 5 न्यूटन होगा, 50 न्यूटन होगा, 100 न्यूटन, कितना बल होगा। कूलाम ने इस बल का परिमाण बताया था, उसके लिए उसने एक फॉर्मूला दिया था और उसने बताया था कि बल क्या रहता है। आया समझ में? कूलाम ने 2 आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण बताया था और दिशा बताई थी कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल मान लो 10 न्यूटन है, और उसकी दिशा भी बता दी थी कि दिशा इस दिशा है, कितना भी हो सकता है ये मैंने माना है। तो देखो कूलाम ने ये बताया था कि यदि आपके पास 2 आवेश हैं, एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है R, तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल F किसके समानुपाती होगा, आवेश Q1 के। ये बल समानुपाती होगा दूसरे आवेश Q2 के, और ये बल व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r²। r² दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है। यदि इन तीनों को यदि अपन एक साथ लिखें तो मेरे पास आ जाएगा F समानुपाती होगा Q1 Q2 बटा r²। जब भी आप फिजिक्स में समानुपाती निशान हटाते हो तो आपको कोई ना कोई कांस्टेंट या नियतांक लेना पड़ता है, तो F बराबर K Q1 Q2 बटा r²। इतना है समझ में, ये लगने वाला बल की वैल्यू है। ठीक है, फिर उसने बताया था कि आपको जो बल की दिशा रहेगी वो आप दिशा कैसे रहेगी। देखो यदि दोनों धनात्मक हैं तो ये बल इसको प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में, ये बल इसको प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में। ठीक है, और ये जो दोनों पे लगने वाला बल की दिशा होगी उस लाइन के अनुदिश होगी जिस लाइन पे ये दोनों आवेश जुड़ रखे हैं। मान लो मेरे पास एक आवेश है यहाँ पे Q3 और दूसरा आवेश है यहाँ पे Q4। ठीक है, ये दोनों आवेश इस दिशा में जुड़े हुए हैं, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन ये है, तो इन पे लगने वाला बल इसी दिशा में होगा, या तो इस दिशा में होगा या इस दिशा में होगा। इस पे लगने वाला बल या तो इस दिशा में होगा या इस दिशा में होगा, मतलब लगने वाले बल की दिशा हमेशा लाइन के अनुदिश ही रहेगी। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना कि लगने वाले बल की दिशा हमेशा लाइन के अनुदिश ही रहेगी। अब देखो अपने पास बल का फॉर्मूला आ गया K Q1 Q2 बटा r²। अब देखो K की वैल्यू क्या है, K को अपन नियतांक है, K की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, K इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा r²। अब देखना
क्या है? सबसे पहले कूलाम का नियम किसके लिए है? यह है बिंदु आवेश के लिए। बिंदु आवेश समझते हो क्या है? एक है बिंदु आवेश। आवेश और बिंदु आवेश में फर्क क्या है, कोई बता सकता है? आप बहुत जगह देखोगे कि आपको बिंदु आवेश दिया रहेगा। बिंदु आवेश का मतलब क्या है, समझते हो? बिंदु आवेश किसको बोलते हैं? आवेश का मतलब समझ में आ रहा है, कोई भी आवेश है उसको भी अपन बिंदु आवेश क्यों बोलते हैं? कोई भी ट्राई करो, मतलब आपको सच में नहीं पता बिंदु आवेश क्या होता है? कूलाम का जो नियम है किसके लिए है? बिंदु आवेश के लिए है। सिर्फ बिंदु आवेश के लिए ही इसका नियम काम करता है ना। उसके बाद में अपन इसके नियम को आगे लगाएंगे तब अपन को कुछ अलग चीजें यूज करनी पड़ेगी, अलग चीजें अपन बनाएंगे, काम में लेंगे। वो अपन देखेंगे कि कई बार अपन रेखीय प्रसार लेंगे, कई बार क्षेत्रफल का लेंगे, कई बार अपन आयतन का लेंगे। देखो बिंदु आवेश क्या होता है, सबसे पहले ये समझो ना। बिंदु आवेश का मतलब ये है कि ये आपके पास आवेश है, ये दो आवेश है ना, इनकी त्रिज्या मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या है और इन दोनों के बीच की दूरी है डी। इसको सबसे पहले ये समझो कि अपन जब रात को देखते हैं तो अपने पास जितने भी अपने पास तारे हैं वो अपन को बिंदु दिखते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? चांद तो काफी बड़ा दिखता है और बाकी जितने भी तारे हैं वो बिंदु की तरह दिखते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अपन जहां से इन तारों को देख रहे हैं हमारी दूरी बहुत ज्यादा है इस तारे के व्यास से या इस तारे की त्रिज्या से। देखो जब आप मतलब कभी प्लेन में चढ़े हो या फिर अपने घर से बहुत दूर जगह देखो तो आपको एक पेड़ है वो बिंदु की तरह दिखेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अपनी और उस पेड़ के देखने के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है उस पेड़ की लंबाई से, तभी अपन को बिंदु दिखेगा। जैसे जैसे उस पेड़ के पास जाओगे वो आपको बिंदु नहीं दिखेगा, उसकी आकार बढ़ता जाएगा। आया समझ में? बिंदु आवेश का मतलब ये कि ये दूरी बहुत ज्यादा है इसके त्रिज्या से या फिर इसके व्यास से। जबकि चांद अपन को बिंदु क्यों नहीं दिखता? क्योंकि अपन चांद अपने बहुत पास है, पृथ्वी के बहुत पास है चांद। यदि यही चांद 1000 किलोमीटर या फिर मतलब 5 लाख किलोमीटर आगे चला जाए तो अपन को ये बिंदु दिखने लग जाएगा। आया समझ? तो कूलाम का नियम किसके लिए वैलिड है? ये सिर्फ बिंदु आवेश के लिए वैलिड है ना? तो देखो तो अपने पास बल का फॉर्मूला क्या मिल गया? बल का फॉर्मूला अपने पास मिल गया F बराबर 1/4π Q1 Q2 R स्क्वायर। देखो बल चार चीजों पे डिपेंड कर रहा है। पहला आवेश Q1 पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा आवेश Q2 पे डिपेंड कर रहा है, तीसरा उन दोनों के बीच की दूरी R पे डिपेंड कर रहा है, चौथा इस एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। एप्सिलॉन क्या है अभी देखेंगे अपन, है ना? और 4π क्या है? 4π कांस्टेंट है, 4π एक नियतांक है। देखो यदि आप Q1 की वैल्यू बढ़ाओगे, देखो यहाँ से यदि आप Q1 की वैल्यू बढ़ा रहे हो, यहाँ से Q1 आपके पास 10 कूलाम था, मान लो आप इसको 20 कर रहे हो, जब आप Q1 की वैल्यू बढ़ाओगे तो लगने वाला फोर्स बल भी बढ़ेगा, ठीक है। यदि आप Q2 की वैल्यू बढ़ाओगे तो भी लगने वाला बल बढ़ेगा, ठीक है। यदि उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ाओगे तो लगने वाला बल घटेगा। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती है। यदि उन दोनों के बीच की दूरी आप बढ़ाओगे उसका मतलब है पहले R था, अब आप Q2 को यहाँ पे ले आए तो लगने वाला बल कम होगा, ठीक है। जैसे जैसे R बढ़ाओगे तो लगने वाला बल कम होगा, F। उसी तरीके से इसमें देखो यदि आपने एप्सिलॉन को बढ़ाया तो भी लगने वाला बल क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये भी इसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखो बल चार चीजों पे डिपेंड कर रहा है, Q1 पे, Q2 पे, R पे और एप्सिलॉन पे। यदि आप Q1 और Q2 बढ़ाओगे तो आपका लगने वाला बल F भी बढ़ेगा। यदि आप R और एप्सिलॉन को बढ़ाओगे तो लगने वाला बल F कम होगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन इसको समझते हैं, 1/4 एप्सिलॉन है क्या? Q1 Q2 समझ में आ गया, दोनों आवेश हैं Q1 और Q2। R क्या है? उन दोनों के बीच की दूरी है। ये सबसे ट्रिकी चीज है, 1/4 एप्सिलॉन है क्या। बाद में बताऊंगा कि 1/4 ही क्यों लिया। अपन 1/2 भी ले सकते थे, पाई भी ले सकते थे और भी कोई नंबर ले सकते थे, लेकिन 1/4 ही क्यों लिया वो अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले आते हैं अपन एप्सिलॉन पे, है ना। इसको रफ कर रहा हूं मैं। तो देखो अपने पास F का फॉर्मूला आया 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 ऑन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं निर्वात में, निर्वात में या हवा में। तो हवा में लगने वाला बल F हो जाएगा मेरे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये देखो इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, है ना। और ये जो एप्सिलॉन है ऊपर वाला एप्सिलॉन, इस एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर क्या है? परावैद्युतांक है किसी माध्यम का। तो निर्वात में एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। तो आप एप्सिलॉन आर की जगह 1 रखोगे तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा। दूसरा देखो किसी माध्यम में लगने वाला बल क्या होगा? F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। समझना, अब मैं समझाऊंगा आपको क्या है एप्सिलॉन नॉट। क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, ना। इसकी कुछ वैल्यू रहती है, वो भी अपन वैल्यू देख लेंगे। देखो
मेरे पास दो आवेश हैं, एक है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। पहला केस ये निर्वात में है, इन दोनों के बीच क्या निर्वात या हवा है, ठीक है। तो लगने वाला बल होगा कुछ F, ठीक है। मान लो इस निर्वात की जगह मैं कुछ माध्यम डाल दूं, हवा डाल, मतलब ये कांच का कुछ माध्यम डाल दिया मैंने, ऐसा कुछ कांच का माध्यम डाल दिया, ठीक है। मान लो ये कांच मान लिया, कोई माध्यम डाल दिया, तो इतना पता है कि जब भी मैं माध्यम डालूंगा तो लगने वाला बल F कम होगा। तो देखो मान लो इस कांच का जो अपसलन R है, अपसलन R मान लो 20 है। पहले इससे समझो कि Q1 और Q2 दोनों एक धनात्मक या एक ऋणात्मक है ना। मान लो इसकी 100 लाइनें हैं, वो इसको 100 लाइनों से अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है। कब खींच रहा है? जब अपने निर्वात है। लेकिन जब अपन कांच डाल रहे हैं, और मैंने ऐसा बोला कि कांच के लिए एप्सिलॉन आर 20 है, उसका मतलब ये है कि ये जो 20 लाइनें हैं, जब कांच लगोगे तो इसकी 20 लाइनें ये कांच खा जाएगा। बच्ची कितनी लाइनें? 80। तो अब इसकी 80 लाइनें इसको खींच रही है। पहले कितनी थी? 100 किस में थी? निर्वात के केस में। लेकिन जब अपन ने कांच लगा दिया तो खींच रही है। मान लिया आपने दूसरा कुछ माध्यम ले लिया जिसके लिए आपके एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू है 60, उसका मतलब होगा जब ये 100 लाइनें भेजेगा इसको खींचने के लिए, उनमें से 60 लाइनें तो यही खा जाएगा। तो कितनी लाइनें खींचेगा? 40 लाइनें खींचेगा। एप्सिलॉन आर का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप एप्सिलॉन आर बढ़ाओगे दोनों के बीच लगने वाला बल कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसका मतलब ये है कि वो जितनी लाइनें, जितना एप्सिलॉन आर बढ़ाओगे उतनी लाइनें ये खुद खा जाएगा। ये समझने के हिसाब से है। दूसरा देखो, जब भी आप एप्सिलॉन आर की वैल्यू बढ़ाओगे दोनों के बीच लगने वाला फोर्स हमेशा कम होगा, ठीक है। अब देखो, अब देखना, एफ के दो फॉर्मूले लिखे, लगने वाला बल दो। पहला निर्वात में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। तो देखो एप्सिलॉन, दूसरा देखो 1/4 पाई क्यों आया है, ये चीज समझना। ये चीज समझ में आ गई, Q1 Q2 R स्क्वायर समझ में आ गया, एप्सिलॉन नॉट समझ में आ गया, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R समझ में आ गया। अब देखो 4 पाई क्यों हो रहा है। ये आपके पास अपन ने बताया कि कूलाम का नियम बिंदु आवेश के लिए लगता है ना। तो बिंदु आवेश के लिए मेरे को बताओ, आपको ये तो समझ में आएगा, ये है इसके चारों तरफ बल लगेगा, क्या ऊपर भी बल लगेगा क्या ये? और नीचे भी बल लगेगा। तो क्या ऐसा एक गोला बन जाएगा क्या? ये देखना, आप फुटबॉल मानो, फुटबॉल के बीच में मेरे पास आवेश है, तो फुटबॉल के चारों तरफ ये बल लगाएगा ना, क्या नहीं लगाएगा? फुटबॉल के चारों तरफ बल लगाएगा या नहीं लगाएगा? फुटबॉल के चारों तरफ बल लगाएगा। और फुटबॉल के चारों तरफ किसी भी यदि अपन ऐसा गोला लें तो उसके लिए उसका कोण क्या रहता है? उसका कोण रहता है 4 पाई, ठीक है। उसका कोण रहता है 4 पाई, ठीक है। और अपन सिर्फ एक दिशा ले रहे हैं तो कौन सी कितना कोण हो जाएगा? 1/4 पाई, इसलिए ये आया 1/4 पाई। अब फुली समझ में आया होगा आप लोगों को। नेटवर्क इश्यू चल रहा है क्या आप लोगों के? हाँ नेटवर्क इश्यू है क्या? हाँ सुझाव, बाकी लोग तो मतलब कोई कनेक्ट हो रहा है, कोई डिस्कनेक्ट हो रहा है। चलो कोई नहीं, देखो तो अपन ने कूलाम्स का नियम ये समझा है कि कूलाम का नियम किस पे लगता है। पहला नियम बताया कि कूलाम का नियम लगता है बिंदु आवेश पे, ठीक है। अपने पास कोई भी दो बिंदु आवेश है उनके मध्य लगने वाला कूलाम बल है। तो कूलाम बल की वैल्यू होगी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो अब हम इसको दो भागों में तोड़ लेंगे। पहला, जब माध्यम निर्वात हो तो मेरे पास F बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यदि मेरे पास कोई माध्यम है उस केस में लगने वाला बल F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अच्छा नेटवर्क सही है, फिर लोग बाग क्यों जा रहे हैं? कोई नहीं। तो देखो लगने वाला बल कितना होगा, एप्सिलॉन की जगह मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, आप इसको ऐसा लिख लो ना। तो बल F 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये चार चीजों पर डिपेंड कर रहा है, Q1 पे डिपेंड कर रहा है, Q2 पे डिपेंड कर रहा है। ये दोनों क्या क्या रिलेशन है इनका? समानुपाती का रिलेशन है। उसका मतलब है जब आप Q1 बढ़ाओगे या फिर Q2 बढ़ाओगे तो लगने वाला बल भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। यदि आप R को बढ़ाओगे तो लगने वाला बल कम होगा, और यदि आप एप्सिलॉन R को बढ़ाओगे तो भी लगने वाला बल कम होगा। एप्सिलॉन नॉट तो आपका फिक्स है, निर्वात की परमिटिविटी बोलते हैं इसको ना, माध्यम की निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं ना। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट की आपकी वैल्यू 8.854 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 है ना। कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये आया समझ में? कूलाम स्क्वायर इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे लिखा है देखो, F बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर।
आपको एप्सिलॉन नॉट का चाहिए मात्रक क्या होगा, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई, ये हो जाएगा f, ये हो जाएगा q1 q2 बटा ये हो जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो q1 का क्या रहता है मात्रक कुलाम्स, q2 का भी कुलाम तो कुलाम स्क्वायर बटा f का क्या रहता है न्यूटन, r का क्या रहता है मीटर स्क्वायर। यही मैंने लिखा है कुलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ये एंगल है ना, कोण है, तो कोण का कोई मात्रक नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो गया कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना आया समझ में, बताओ एक बार। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। यदि मैं एप्सिलॉन आर बराबर लिखूं, एप्सिलॉन आर बराबर हो जाएगा मेरे पास एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में ऐसा। तो देखो यदि मैं बल की फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास दो बल थे है ना, एक निर्वात में बल था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, और दूसरा बल था वो माध्यम में था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इसको मैं बोलता हूँ निर्वात में F नॉट और इसको मैं बोल देता हूँ F1। ठीक है, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यदि मैं F नॉट बटा F1 करूं, यहाँ पे F नॉट बटा F1 करूं तो देखना F1 में क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये हो जाएगा Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। देखना ये वाली चीज पूरी कट जाएगी। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा ना, इतना आया समझ में। तो मेरे पास एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा ना, एप्सिलॉन आर बराबर क्या आया, ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन आर, तो एफ नॉट बटा F1 बराबर आया मेरे पास एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं कि बल, कब बल, जब अपने निर्वात में रखा है तब बल डिवाइडेड बटा माध्यम में लगने वाला बल। यदि उन दोनों का अपन रेशियो निकालेंगे तो अपने को एप्सिलॉन आर मिल जाएगा। ठीक है, आपको आ रहा है समझ में आकाश। आया समझ में। अगला अपन पढ़ेंगे सदिश निरूपण, लेकिन मुझे लग नहीं रहा सदिश निरूपण के लिए आज स्टूडेंट हैं। चलो देखो इस पे एक एग्जांपल करते हैं। देखो हम एक उदाहरण कर रहे हैं। देखो, मेरे पास एक आवेश है Q1 है 2 कूलम, ये धनात्मक आवेश है, दूसरा है मेरे पास 4 कूलम का आवेश, उन दोनों के बीच की दूरी है मान लो 2 मीटर। ठीक है, मेरे को लगने वाला बल निकालना है F, और ये किसमें है, ये है निर्वात में। तो लगने वाला बल F का फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9, है ना। तो देखो F बराबर क्या हो जाएगा, इसकी जगह मैं लिख दूंगा 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q1 की वैल्यू क्या है 2 कूलम, Q2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 4 कूलम, डिवाइडेड बटा आर स्क्वायर कितना है 2, तो ये होगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये कट गया, ये इसे कट गया, तो मेरे को मिला क्या 9 गुणा 2 18, तो मेरे को मिला 18 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन। ये लगने वाला बल है यदि मेरे पास दो आवेश हैं 2 कूलम और 4 कूलम। देखो इसी क्वेश्चन को मैं बदलता हूँ, इसको निर्वात की जगह मैं अब लिख रहा हूँ कि किसी माध्यम में लिख रहा हूँ, और माध्यम की परमिटिविटी एप्सिलॉन आर बराबर है मेरे पास 9। माध्यम लिख रहा हूँ कोई भी जिसका परिवर्तनांक एप्सिलॉन आर बराबर है 9। तो देखो लगने वाला बल क्या होगा, उस केस में मेरे पास F क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये हो जाएगा Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब देखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 9 गुणा 10 की पावर 9 बटा एप्सिलॉन आर कितना दे रखा है मैंने 9 इंटू Q1 कितना है 2, Q2 है 4, इन दोनों के बीच का दूरी कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब देखना ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास लगने वाला बल कितना मिलेगा 2 गुणा 10 की पावर 9। अब देखना ये मेरे पास बल, इसको मैं मान लेता हूँ F2, और जो नीचे बल लिखा है वो है F1।
पहले जब निर्वात था तब मेरे को इतना बल मिल रहा था 18 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन, लेकिन जब मैंने अपटर्न आर कोई माध्यम लिया जिसका 9 है तो मेरे को मिलने वाला बल कितना लगेगा 2 गुणा 10 की पावर 9। उसका मतलब ये हुआ कि बल मेरे पास 9 गुणा कम हो गया। मतलब जब भी आप कोई माध्यम लोगे जिसका पेरो विद्युतांक जितना भी होगा उतना गुना लगने वाला बल कम हो जाएगा।